हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज की हमारी क्लास का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कैपेसिटर। चैप्टर नंबर 2 की हम लोग अभी तक 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। आज हमारी 4th वीडियो है, दैट इज ई क्लास 4। इस ई क्लास 4 में हम लोगों को ये पढ़ना है कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में क्या डिफरेंस है, और प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर टॉपिक हमारे सीबीएसई के अकॉर्डिंग, जो हमारा सीबीएसई पैटर्न है, सीबीएसई एग्जाम है, उसके अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर से क्वेश्चन आ जाता है, सीरीज कैपेसिटेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हमारा क्वेश्चन आ जाता है। तो कैपेसिटेंस टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग कैपेसिटर का बेसिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम वो टॉपिक्स करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, बट नेक्स्ट क्लास तभी समझ में आएगी जब आपको आज की क्लास आपने देखी हो। तो कैपेसिटर टॉपिक क्या है ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने एक इससे सिमिलर वर्ड पढ़ा था 10th क्लास में, दैट इज रजिस्टर। रजिस्टर वर्ड क्या होता था बेटा, या रजिस्टर क्या होता था, हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में अपोज करती है। इट इज अ डिवाइस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन सर्किट। तो इलेक्ट्रिक रजिस्टर एक डिवाइस है जो चार्ज को फ्लो होने से अपोज कर रही है, और वो कितना अपोज करेगी उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो रहा होगा। रेजिस्टर एक डिवाइस है और वो उसकी मेजरमेंट के लिए हमने एक फिजिकल क्वांटिटी निकाली, दैट इज रेजिस्टेंस। डिवाइस और वहां पर एक फिजिकल क्वांटिटी आई। ऐसे ही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। ओके, तो कैपेसिटर इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है या एनर्जी को स्टोर करता है। कौन सी एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर रहा है, और जब इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी स्टोर होगी। अब एनर्जी स्टोर है तो कौन सी फॉर्म में होगी, स्टोर एनर्जी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज कैपेसिटर, ध्यान से समझेंगे, अभी हम बिल्कुल बेसिक पर हैं। इट इज अ डिवाइस which stores charge and electric potential energy। हम लोगों ने इस क्लास से पहले एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वहां पर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी का, K(Q1Q2/R)। तो आप ये एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर कहीं पर चार्ज है तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, तो सिमिलरली अगर डिवाइस कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर रहा है तो उसके अंदर एनर्जी भी स्टोर होगी। अब बात ये आती है कि ये चार्ज या एनर्जी स्टोर करके करता क्या है, क्या यूज है हमारे इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। तो कैपेसिटर फर्स्ट ऑफ ऑल छोटे से छोटा इतने से भी आता है और इतना बड़ा भी आता है। अगर आप फैन को देखेंगे, फैन के अंदर एक इतना बड़ा सिलेंड्रिकल शेप में एक बॉक्स सा होता है जिसको हम बोलते हैं कंडेंसर। नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको कंडेंसर बोलते हैं, लेकिन होता क्या है, वो कैपेसिटर होता है। उसका काम क्या होता है, ऐसे ही काम, चलिए पहले काम समझते हैं, उसका वर्किंग क्या है या उसका मेन फंडा क्या है, यूज क्या है। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हो, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट को जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के लिए हमें इनिशियली कुछ करंट प्रोवाइड करवाना पड़ता है, और वो करंट स्टार्टिंग में ज्यादा देना पड़ता है, और जब वो एक बार स्टार्ट कर देता है काम करना तो उस टाइम पर जो करंट प्रोवाइड करवाना पड़ता है वो कम प्रोवाइड करवाना पड़ता है। मींस जैसे हम 11th क्लास में पढ़ते थे कि अगर किसी बॉडी को चलाना है तो उस टाइम पर हमें फोर्स लगाना पड़ता था, क्योंकि एक अपोजिंग फोर्स होती थी। वो अपोजिंग फोर्स कौन सी होती थी, स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो जब हम बॉडी को चलाने ही वाले होते थे, चलने ही वाली होती थी, उस टाइम पर लगता था लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब एक बार बॉडी मूव करने लग जाती थी तो उस टाइम पर जो अपोजिंग फोर्स थी वो होता था काइनेटिक फ्रिक्शन। और हम सबको याद होगा कि हमने एक ग्राफ पढ़ा था अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स का। वो ग्राफ इस शेप में होता था। ओके, यहां पर जो हमारा फ्रिक्शन होता था ये होता था लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता था, और उसके बाद जो फ्रिक्शन होता था वो होता था काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अगर आपको एक बार बॉडी का मोशन स्टार्ट करवा दिया
तो आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन स्टार्ट करवाने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में होता है कि अगर आपको किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को स्टार्ट करवाना है, वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस कुछ भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस फैन हो सकता है, कूलर हो सकता है, पंप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को स्टार्ट करवाने में आपको पहले थोड़ा ज़्यादा करंट देना पड़ेगा, और वो जो इनिशियल लार्ज करंट चाहिए वो प्रोवाइड करवाता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या करता है, अपने अंदर चार्ज एनर्जी स्टोर कर लेता है और उसको एकदम से सर्किट में सप्लाई कर देता है। जब एकदम से सर्किट में सप्लाई करता है तो सर्किट की वर्किंग या उस फैन का रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वो फिर उसको कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करवाता रहता है। तो ये कैपेसिटर का मेन फंडा है। तो हमारे फैंस में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स लगे होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के कंडेंसर्स लगे होते हैं। अगर आप उस कंडेंसर को उतार करके या वैसे ही नॉर्मली देखेंगे कोई खराब कंडेंसर, तो उसके ऊपर यूनिट लिखी होगी, उसके अंदर आप यूनिट देखोगे फैरड एक टर्म आएगी, या माइक्रो फैरड या पिको फैरड में होगा वो। तो फैरड किस चीज की टर्म होती है, यूनिट होती है, वो कैपेसिटर की यूनिट होती है। जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, वैसी कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैरड। तो वो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो एक और एग्जांपल है हमारा कैपेसिटर का यूज कहां पर होता है, कैमरा फ्लैशेस में। अब कैमरा फ्लैशेस में क्या होता है कि जब आप पुराने कैमराज यूज करते थे तो उसके अंदर जब आप एक बटन प्रेस करते थे तो एक साथ बहुत सारी अमाउंट ऑफ लाइट या फ्लैश प्रोड्यूस होती थी। तो एक साथ बहुत सारा अमाउंट ऑफ फ्लैश या लाइट कौन प्रोड्यूस करवाता था, वो प्रोड्यूस करवाता था कैपेसिटर। सो कैपेसिटर क्या करता लेता था, हम लोग कैमरा के अंदर बैटरी कनेक्ट करते थे, छोटी बैटरीज आती है कैमराज के अंदर। तो कैमराज के अंदर जब हम बैटरी कनेक्ट करते थे तो बैटरी कैपेसिटर को चार्ज कर देती थी। अब कैपेसिटर चार्ज है, जैसे ही आपने कैमरा का फ्लैश का बटन प्रेस करा तो जो चार्ज उसके अंदर स्टोर था कैपेसिटर के अंदर, वो एक साथ एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लाइट एनर्जी की फॉर्म में। तो ये भी एक कैपेसिटर का बहुत कॉमन सा यूज है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक कैपेसिटर। सो ये हमारा कैपेसिटर का एक बेसिक इंट्रो है कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक डिवाइस होती है जो कि चार्ज को या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है। ओके, नाउ कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है, ओके, या कैपेसिटर का क्या कंस्ट्रक्शन होता है, कितने टाइप के कैपेसिटर होते हैं, ये सब हम लोग देखते हैं। स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर के साथ। टाइप ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर सो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर ये कहता है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो बढ़ा सकते हैं, अगर हम उसके पास कोई अर्थ से जुड़ा हुआ कंडक्टर ले आए। हम लोगों ने बेटा एक टॉपिक पढ़ा था पोटेंशियल लास्ट की कुछ क्लासेस में। तो पोटेंशियल का मीनिंग मैंने आपको ये बताया था कि पोटेंशियल ये बताता है कि कोई बॉडी कितना चार्ज दे सकती है या कितना चार्ज ले सकती है। तो अगर किसी बॉडी का पोटेंशियल हाई है, तो उसके अंदर चार्ज देने की कैपेसिटी ज्यादा है। अगर किसी बॉडी का पोटेंशियल लो है तो उसके अंदर चार्ज लेने की कैपेसिटी ज्यादा है। ये बात क्लियर है, ये हमने पहले पढ़ा था। तो हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को यहां पर कैसे अप्लाई करेंगे। लेट्स से ये हमारी एक प्लेट है, ओके, इस प्लेट को हम लोगों ने एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया, दिस इज अ इंसुलेटिंग स्टैंड, और इस प्लेट के ऊपर हम लोगों ने चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज, ओके, दिस प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज, कैरिंग चार्ज +Q। अब इस प्लेट के पास हम लोग ये प्लेट को नाम देते हैं लेट्स से ए, एक और प्लेट लाते हैं B which is uncharged, this is initially uncharged। अब अगर ये अनचार्ज है तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था, वो टॉपिक था चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब अनचार्ज का मीनिंग ये नहीं है कि ये बॉडी के अंदर चार्ज ही नहीं है, अनचार्ज का मीनिंग ये है कि इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो अगर ये बॉडी अनचार्ज है, इसको हम एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के पास ला रहे हैं, तो होगा क्या कि ये प्लेट इंडक्शन की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगी, और यहाँ पर हमारा दूसरी साइड पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
इंडक्शन की वजह से। ओके, सो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज के पॉजिटिव पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। ओके, और पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट के पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। सिंपल सा फंडा है, अगर हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल का फॉर्मूला, अगर हम सिंपल देखें के क्यू बाय आर होता है पॉइंट चार्ज के लिए। तो अगर चार्ज पॉजिटिव होता था, सोर्स चार्ज, तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होता था, और अगर चार्ज सोर्स चार्ज नेगेटिव होता था तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होता था। तो ये नेगेटिव साइड इस प्लेट के पोटेंशियल को डिक्रीज करेगी और ये इस प्लेट के पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा। अब अगर मान लीजिए मैं इस पॉजिटिव साइड को सेकेंड स्टेप में अर्थ से कनेक्ट कर दूं, अर्थ से जब आप कनेक्ट करोगे, दिस इज कनेक्टेड टू अर्थ, तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था चार्जिंग बाय इंडक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और ये फ्लो तब तक चलेगा जब तक ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता। तो इन दी एंड होगा क्या कि यहां पर हमारा जो ये पॉजिटिव चार्ज था, इन इलेक्ट्रॉन्स के गेन की वजह से होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। तो हमारे पास फाइनल क्या आएगा, हमारे पास फाइनल आएगा कि प्लेट ए के पास पॉजिटिव चार्ज है, पहले से ही था, और प्लेट बी जो हमारी थी, जिसको हम लोगों ने अर्थ से कनेक्ट कर दिया था, अब इसके पास हमारा कैसा चार्ज रह गया, इन दी एंड सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह गया। अब ये नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगा। अब इस प्लेट का पोटेंशियल अगर डिक्रीज हो गया है इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो इस प्लेट की चार्ज को लेने की कैपेसिटी और बढ़ गई। तो अगर आप एक प्लेट के पास, पॉजिटिव प्लेट के पास एक अनचार्ज प्लेट लाते हैं और उस अनचार्ज प्लेट को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं, तो इंडक्शन की वजह से उसका पॉजिटिव चार्ज डिसअपीयर हो जाएगा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। और वो जो नेगेटिव चार्ज सेकंड प्लेट पर है वो प्लेट ए के पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगा। अब प्लेट ए का पोटेंशियल डिक्रीज हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको बाहर से और ज्यादा चार्ज दे सकते हो। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप पोटेंशियल डिक्रीज करोगे उतना ज्यादा इस प्लेट के ऊपर आप चार्ज और ज्यादा स्टोर करवा सकते हो। ये बात क्लियर है? तो इस प्लेट की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये प्रिंसिपल होता है कैपेसिटर का। ओके, तो अगर हम इसको सिंपल शब्दों में समझें, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को मैथमेटिकल इक्वेशन की टर्म्स में समझें, तो मैथमेटिकल इक्वेशन की टर्म्स में हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ओके, मींस अगर हमने इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर दिया है तो यहां पर ये और ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है ना, स्टोर करने की कैपेसिटी इसकी बढ़ गई है। सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और जब हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारा यहां पर एक कांस्टेंट आएगा C। इस C कांस्टेंट को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, विच इज गिवन बाय Q ओवर V। ओके, अब एक बात ध्यान से समझिएगा आप लोग, अगर इस प्लेट का चार्ज कांस्टेंट है, हमने इसको एक्स्ट्रा तो चार्ज दिया नहीं, जब हमने इसको B के पास रखा या B को इसके पास रखा तो इस प्लेट का चार्ज तो उतना ही रहा, है ना, लेकिन इस प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज कर गया। तो अगर इस प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज कर गया Q के कांस्टेंट रहते हुए, अगर ये डिक्रीज कर गया तो C कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, है ना। सो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कैन बी इंक्रीज बाय प्लेसिंग, और कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय प्लेसिंग एन अनचार्ज कंडक्टर कनेक्टेड विद अर्थ। ओके, तो यहां पर ये हमारा सिंपल शब्दों में आपको समझना है कि Q जो है वो इक्वल टू है C जो है वो इक्वल टू है Q बाई V। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, ये जो C है ये कांस्टेंट है। ओके,
जितने भी प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट्स हमारे अभी इनिशियली आ रहे हैं, या जो हम लोगों ने, फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके यहाँ पर लिखते थे R, ये R होता था रेजिस्टेंस। सो ये रेजिस्टेंस किसके इक्वल आता था? V बाय I के। लेकिन ये V और I के ऊपर डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला हमारा जो होता है वो होता है रो L बाई A। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है, लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये ओम्स लॉ कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये सब हम चैप्टर नंबर 3 में डिराइव करेंगे। सो रेजिस्टेंस V और I के ऊपर डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है 4 फैक्टर्स के ऊपर, जो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था। सिमिलरली C चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, V के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अगर आप चार्ज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा, चार्ज डिक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। ओके, तो C जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो फिर C कैपेसिटेंस डिपेंड किसके ऊपर करता है? ओके, तो हम लोग देखते हैं कैपेसिटेंस किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटेंस है क्या? इसको हम सिंपल शब्दों में बोले तो एबिलिटी टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी। कोई कंडक्टर, कोई डिवाइस कितना चार्ज को स्टोर कर सकती है वो हम कैपेसिटेंस से मेजर करते हैं। नाम बता रहा है कैपेसिटेंस, कैपेसिटी, स्टोर करने की कैपेसिटी। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैपेसिटेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। तो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में डिफरेंस आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करेगी। किस लिए स्टोर करेगी हम पढ़ चुके हैं, और वो कितना चार्ज को स्टोर कर सकती है उसको हम मेजर करते हैं कैपेसिटेंस से। तो कैपेसिटेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है और कैपेसिटर एक डिवाइस है। अब हम आ जाते हैं कैपेसिटेंस डिपेंड किसके ऊपर करता है। सो कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट डायमेंशंस। डायमेंशंस मींस शेप ऑफ कंडक्टर और डिवाइस। सेकेंड मीडियम और मटेरियल, हम ये बोल सकते हैं जिसके अंदर आप चार्ज स्टोर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस रूम की स्टोरिंग कैपेसिटी देखूं तो इस रूम की स्टोरिंग कैपेसिटी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी इस रूम की डायमेंशन, शेप के ऊपर, एरिया, थिकनेस, मतलब थिकनेस एज एन डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स, और हाइट। तो इस रूम में कितना अमाउंट सब्सटेंस का स्टोर हो सकता है वो दो बातों के ऊपर डिपेंड करेगा। सिंपल बात कि एक तो इस रूम की डायमेंशंस क्या है, एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, सिंपल। सेकेंड थिंग इस रूम के अंदर मटेरियल क्या है। अगर लेट्स से इस रूम के अंदर पहले से बहुत सारा सामान भरा हुआ है तो मैं बाहर से और सामान तो ला नहीं सकता ना। तो कितना सामान स्टोर हो सकता है, कितना अमाउंट स्टोर हो सकता है इस रूम के अंदर, वो दो बातों के ऊपर डिपेंड करता है, रूम की डायमेंशंस और रूम के अंदर मटेरियल क्या है। ऐसे ही किसी कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज या किसी कंडक्टर के ऊपर कितना चार्ज स्टोर हो सकता है वो दो बातों के ऊपर डिपेंड करता है। कंडक्टर की शेप मींस डायमेंशन, सेकंड थिंग कंडक्टर की जो उसके सराउंडिंग में मटेरियल है या मीडियम है। तो हम लोग इसको फॉर्मूले से भी समझेंगे अभी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हेल्प से। टाइप ऑफ कैपेसिटर्स में हम समझेंगे कि कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, इन दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये आपको ध्यान रखना है। कॉम्पिटिटिव में तो नहीं, बट जो हमारे स्कूल वाइवाज होते हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कैपेसिटेंस किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द टाइप ऑफ कैपेसिटर। नेक्स्ट करा, अब हम देखते हैं कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, टाइप ऑफ कैपेसिटर क्या होते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, आपको पेशेंस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ बैठना है, क्योंकि आज की क्लास बहुत बेसिक कंसेप्ट्स को लेकर के है। ये कैपेसिटर टॉपिक आपको आगे चल करके बहुत परेशान कर सकता है अगर आपने ये स्टार्टिंग 3-4 क्लासेस इस टॉपिक की स्किप करी तो लेट अस स्टार्ट कि कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है। थोड़ा सा और देखते हैं। कैपेसिटेंस हमारा है Q बाई V। अब Q इज कूलम एंड V इज वोल्ट। सो इसको हम बोलते हैं फैरड, कैपिटल F। 1 फैरड इज इक्वल टू 1 कूलम ओवर 1 वोल्ट। अच्छा, इसमें आपको ध्यान रखना है कि Q
ये है कितना एक्स्ट्रा चार्ज आप स्टोर कर रहे हो, और V कितना पोटेंशियल आपने रेज करवाया, या उल्टा भी हम कह सकते हैं Q ये है, इसको आप ये समझ लिए चार्ज जो चेंज करवाया आपने, जितना चार्ज आपने कंडक्टर को दिया है या लिया है, और उसकी वजह से जितना उसका पोटेंशियल चेंज हुआ है। तो बहुत बार हमारा वर्ड या न्यूमेरिकल्स में आपको कहेगा कि पोटेंशियल रेज्ड बाय 120 वोल्ट, तो पोटेंशियल 120 वोल्ट बढ़ गया है, ओके, इतना चार्ज स्टोर करने से, तो यहाँ पर Q और V वो होगा, ओके। सो हम लोग देखते हैं 1 फैरेड ये कैपेसिटर की ऐसा यूनिट होती है कैपेसिटेंस की, बट दिस इज ऐसा यूनिट, बट नॉट प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट में जब आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल यूनिट न्यूमेरिकल्स में या हमारे प्रैक्टिकल डिवाइसेस में यूज होती है माइक्रोफैरेड, नैनोफैरेड, पिकोफैरेड। सो आपको पता होना चाहिए कितना होता है 1 माइक्रोफैरेड 10 to the power -6 फैरेड, 1 नैनोफैरेड is equals to 10 to the power -9 फैरेड, and 1 पिकोफैरेड is equals to 10 to the power -12 फैरेड। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारे कन्वर्जन फैक्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होंगे, आपको ध्यान रखना है। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में कैपेसिटेंस इन टर्म्स में दी होगी और आपको कन्वर्ट करना होगा फैरेड में, तो वहां पर ये कन्वर्जन्स यूज होंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप अभी के अभी इनको याद कर लो, ये कन्वर्जन फैक्टर्स बहुत कॉमन है, हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो प्रैक्टिकल यूनिट और ऐसा यूनिट में क्या डिफरेंस है? सो ऐसा यूनिट तो है हमारी फैरेड, लेकिन 1 फैरेड जो है कैपेसिटेंस की बहुत बड़ी यूनिट होती है, वेरी लार्ज, इट इज वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। 1 फैरेड कैपेसिटेंस होने का मतलब इम्पॉसिबल है, मतलब होता ही नहीं है, आप ये मान करके चलो कि 1 फैरेड कैपेसिटेंस किसी डिवाइस, किसी कंडक्टर की नहीं होती, या अगर करवानी है तो उसके लिए बहुत सारी इम्पॉसिबल चीजें, अजम्पशंस हमें लेनी पड़ेगी, जो अभी हम लोग देखेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल पावर की ऐसा यूनिट आपने पढ़ी है वॉट होती है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिकल पावर मेजर करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेगावाट में यूज होती है, किलोवाट में गिवन होती है। सिमिलरली ऐसा यूनिट फैरेड है, बट ये प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है, प्रैक्टिकली 1 फैरेड बहुत बड़ा होता है। तो प्रैक्टिकली जब डिवाइसेस में कैपेसिटेंस होती है, उनकी कैपेसिटेंस इसमें होती है और आपको न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। सेकंड थिंग, यहाँ पर हमारा एक ग्राफ बन सकता है, बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है जो आपको ध्यान रखना है। Q इक्वल्स टू हमारा CV है, तो अगर हम यहाँ पर Q और V का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अब ग्राफ ड्रॉ करना भी बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, बिकॉज 11th क्लास के बेस वीक हैं। तो 11th क्लास के बेस वीक हैं, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जिन वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, जिन क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, उनकी पावर्स देखनी है, उनका रिलेशन देखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखेंगे Q और V का लीनियर रिलेशन है, दोनों की पावर 1 है, ओके। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करिए, हमारी लीनियर इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx। तो x एक्सिस पर अगर आप v ले रहे हैं और y एक्सिस पर आपने q लिया है, y एक्सिस पर q, x एक्सिस पर v, तो ये बनेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx। अब इस ग्राफ का जो स्लोप होगा n tan थीटा, वो होगा c, ये बात आपको ध्यान रखना है। जस्ट सिंपल हमने कंपेयर करा और कंपेयर करने से हमें मिल गया। अगर हम इसी ग्राफ को हल्का सा चेंज कर दें, वो चेंज क्या करना है, कई बार एग्जाम्स में वो चेंज कर दिया जाता है। अगर हम लेट से y एक्सिस पर v ले, x एक्सिस पर q ले, वैसे तो ग्राफ को ड्रॉ करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल y एक्सिस पर आता है, सो Q इज डिपेंडेंट ऑन V, तो डिपेंडेंट वेरिएबल y एक्सिस पर आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे अगर हम इसको इन्वर्स कर दें तो यहां पर ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, बट यहां पर क्या होगा, आपने V को y एक्सिस पर लिया है, Q को x एक्सिस पर लिया है, तो आपको V को पहले सेपरेट करना पड़ेगा। सो V इक्वल्स टू 1/c इंटू Q, यहीं से आएगा हमारा। अब y एक्सिस पर आपने V लिया है, x एक्सिस पर आपने Q लिया है, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा m,
वो m यानी tan थीटा इस केस में हो जाएगा 1/c। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि QV ग्राफ है तो उस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, कैपेसिटेंस हो सकता है या 1/c हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने x एक्सिस पर क्या लिया है और y एक्सिस पर क्या लिया है। तो इस बात को बहुत ही ध्यान से एग्जाम में चेक कर लेना, क्योंकि उससे आपका पूरे ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, आंसर गलत हो सकता है, ये बात ध्यान रखिए। अब हम बढ़ते हैं आगे टाइप ऑफ कैपेसिटर के ऊपर। सो लेट अस स्टार्ट। सो टाइप ऑफ कैपेसिटेंस में या कैपेसिटर में, सॉरी, हम लोगों को बेसिकली 4 टाइप के पढ़ने हैं। 4 टाइप के हमारे CBSE सिलेबस में तो नहीं बोलेंगे, वैसे 4 टाइप के कैपेसिटर कॉमन है जो हमें ध्यान रखने हैं। कुछ ऐसे हैं जो JEE सिलेबस के हैं तो हम उसको स्किप कर देंगे, या आप स्किप कर सकते हैं, हम लोग कवर करेंगे वीडियो लेक्चर्स में। सो सबसे पहले हमारा एक है स्फेरिकल कंडक्टर, सेकेंड इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, थर्ड इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाद जो हमारा थर्ड है वो है स्फेरिकल कैपेसिटर, एंड फोर्थ इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो हम लोगों को CBSE में सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो फोकस करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर। इन दोनों के बीच में स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं इस कंफ्यूजन को भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्लियर हो जाएगी अपने आप। स्फेरिकल कंडक्टर बेसिकली कैपेसिटर क्या है, जो चार्ज को स्टोर कर रहा है। अब चार्ज को स्टोर करने वाली कोई भी डिवाइस को हम कैपेसिटर बोल सकते हैं। सो स्फेरिकल या वो कैपेसिटर का काम कर रहा है। सो स्फेरिकल कंडक्टर में क्या होता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक नॉर्मल हमारा स्फेयर है, इस स्फेयर का हमारा रेडियस है r। सो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले स्फेरिकल कंडक्टर के साथ, इसकी कैपेसिटेंस निकालते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो टॉपिक है हमारा स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सो देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या एज्यूम करा, हम लोगों ने एक स्फेरिकल कंडक्टर एज्यूम करा जिसका रेडियस r है, एंड उसके ऊपर हम लोगों ने चार्ज जो स्टोर करा है वो स्टोर करा है q। सो इसकी स्फेरिकल कैपेसिटर की जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल होगा kq/r, ये हम पढ़ चुके हैं। सो q/v हमारा यहां से आ जाएगा r/k, एंड q/v इज कैपेसिटेंस, सो कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू r/k, एंड 1/k is 4 pi epsilon naught r, सॉरी 4 pi epsilon naught। सो 1/k हो जाएगा 4 pi epsilon naught, और यहां पर हमारा आ जाएगा r। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। तो एक स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो आप देख सकते हैं दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। फर्स्ट थिंग, जो कैपेसिटेंस है हमारी C वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के। तो अगर इस कंडक्टर का रेडियस में बढ़ा दूं तो कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा आप उसके ऊपर क्या स्टोर कर सकते हो, चार्ज। तो यहां पर आ गया इस कैपेसिटर की या कंडक्टर की डायमेंशन, शेप। तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कैपेसिटेंस शेप के ऊपर डिपेंड करता है, तो शेप के लिए आ गया रेडियस। सेकेंड थिंग, अगर आप देखोगे C डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन नॉट के ऊपर। सो एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारा, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, फ्री स्पेस की परमिटिविटी अलग होती है, मीडियम की परमिटिविटी अलग होती है। तो कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है परमिटिविटी के ऊपर, और वो परमिटिविटी की वैल्यू हर एक मीडियम के साथ चेंज होती है। तो दो फैक्टर्स आ गए हमारे, कैपेसिटेंस शेप के ऊपर डिपेंड करता है कंडक्टर की, सेकेंड थिंग मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ से जो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं वो एग्जाम्पल ये ले रहे हैं कि एक फेरेड कैपेसिटेंस की बहुत बड़ी यूनिट होती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव 1 फेरेड इज वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। सो उसको कैसे प्रूव करेंगे, एक एग्जांपल अभी हम ये ले रहे हैं,
फिर देन पैरेलल प्लेट से भी लेंगे। तो अगर हम एक कंडक्टर ले, फॉर कंडक्टर ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर, ये नाम, ये डिजिट्स आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी। अर्थ का रेडियस होता है इतना, ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था। तो अगर हम इतना बड़ा कंडक्टर ले लें जिसका रेडियस अर्थ के इक्वल है, तो देखते हैं उसकी कैपेसिटेंस क्या आएगी बेटा। सो अगर हम एक कंडक्टर लें जिसका रेडियस अर्थ के जितना है, एज्यूम कर ले हम, तो उसकी कैपेसिटेंस होगी R बाई के। R इज 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 ओवर K इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 6.4 ओवर 9 इंटू 10 की पावर -3 फेरेड, और उसको हम लिख सकते हैं 0.711 इंटू 10 की पावर -3 फेरेड, और वी कैन ऑल्सो राइट दैट 0.000711 फेरेड। तो एक कंडक्टर जिसका रेडियस अगर अर्थ के जितना है, तो भी उसकी कैपेसिटेंस 1 फेरेड से बहुत छोटी आ रही है। तो 1 फेरेड आप यहां से समझ सकते हो कि कैपेसिटेंस की बहुत बड़ी यूनिट होती है। प्रैक्टिकल यूनिट माइक्रो फेरेड, नैनो फेरेड या पीको फेरेड होती है, जो हमें क्वेश्चंस में गिवन होगी। सो ये हमारा टॉपिक था स्फेरिकल कंडक्टर का। अब हम आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक हमारा सीबीएसई के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक को, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। ओके, सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ओके, सिंपल शब्दों में अगर हम देखें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, 2 शीट्स होती है। इन दोनों शीट्स में एक शीट पॉजिटिवली चार्ज होती है और एक शीट हमारी नेगेटिवली चार्ज होती है। सो ये हमारी एक शीट है जिसके ऊपर हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज दिया है, एंड दूसरी शीट हमारी ये है, इसके ऊपर इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर हम इसको एक साइड को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। सो अगर ये शीट पॉजिटिव है, इसके ऊपर चार्ज है +Q, और हम लोगों ने पढ़ा था इंडक्शन की वजह से -Q चार्ज आ जाता है। तो ये हमारा कहलाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, दोबारा से हम समझते हैं कि व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इट इज अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज मेटल कंडक्टर सेपरेटेड बाय अ इंसुलेटिंग मीडियम। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको हम लोग एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं कि व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। शॉर्ट में पीपी कैपेसिटर लिख लेते हैं हम, पीपीसी। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 2 equal and oppositely charged sheets separated by a insulating medium। अब ये जो शीट्स हैं, ये शीट्स आपको ध्यान रखनी है, दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज आता है, अपोजिट आता है, और बीच में इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए। प्लीज राइटिंग को इग्नोर करना, राइटिंग बहुत बेकार है लेकिन कंसेप्ट बहुत ठीक है। ओके, सो इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए। एक बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों शीट्स में से एक के ऊपर जितना चार्ज देते हो, दूसरे के ऊपर इंडक्शन की वजह से उतना ही अपोजिट चार्ज आता है। अब ये जो शीट्स हैं, ये रेक्टेंगुलर शेप में हो सकती है, स्क्वायर शेप में हो सकती है, सर्कुलर शेप में हो सकती है, किसी भी शेप में हो सकती है। बस ये ध्यान रखना है कि दोनों पैरेलल होनी चाहिए और दोनों के बीच में जो मीडियम है वो इंसुलेटिंग होना चाहिए। ओके, तो हम लोग देखते हैं इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। अब ये टॉपिक, ऐसा सा टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर एक शीट पॉजिटिव है, दूसरी शीट उतनी ही नेगेटिव है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है +σ, दूसरे की सरफेस चार्ज डेंसिटी है -σ, तो बाहर का जो रीजन होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव से नेगेटिव σ/ε0।
ओके, ये हम लोग पढ़ चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में। हमारा एक टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल शीट्स। सो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बाहर दोनों तरफ जीरो होती है। अब यहां पर हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। ओके, उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको एक दो बातें ध्यान रखनी है। ये पॉजिटिव है तो इसका पोटेंशियल हाई है, ये नेगेटिव है तो इसका पोटेंशियल लो है। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम V ले रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज V? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स। ये आपको ध्यान रखना है। आगे जितनी भी हमारी डेरिवेशंस, जितने भी हमारे फॉर्मुलेज आएंगे कैपेसिटर से रिलेटेड, उसमें V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा बिटवीन दी प्लेट्स। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इस टॉपिक में अगर आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड इसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, Q ओवर A होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। A किसका एरिया है? इन शीट्स का एरिया है। ओके, नाउ ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा है dV बाई dr। आपको याद होगा ये रिलेशन हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिराइव करा था। dV था पोटेंशियल डिफरेंस, dr था डिस्टेंस। सो अगर हम इन दोनों शीट्स के बीच का डिस्टेंस d ले लें तो, और पोटेंशियल डिफरेंस हमने V लिया है, तो E का फॉर्मूला यहां से आ जाएगा V बाई D। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन दी प्लेट्स। तो E इक्वल्स टू, अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ओवर V बाई D, एंड सिग्मा इज Q बाई A। तो Q बाई A एप्सिलॉन नॉट V बाई D। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट पर अब हम आने वाले हैं। Q बाई V इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D क्रॉस मल्टीप्लाई से, एंड Q बाई V इज नोन एज कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, माय मिस्टेक, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब C नॉट क्या है बेटा, आपको समझना है। C नॉट है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, अब ये डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? आप यहां से दोबारा से देख रहे हैं कैपेसिटेंस तीन फैक्टर्स के ऊपर यहां पर आ रहे हैं, तीन फैक्टर्स। फर्स्ट एप्सिलॉन नॉट यानी मीडियम। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम क्या है? इन दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम है फ्री स्पेस। तो यहां पर परमिटिविटी किसकी आएगी? फ्री स्पेस की। सेकेंड थिंग ए क्या है? एरिया। जितना ज्यादा एरिया होगा इन दोनों प्लेट्स का, जितना ज्यादा इस प्लेट का एरिया होगा, उतनी ज्यादा उसकी स्टोर करने की कैपेसिटी है, यानी क्या आ गई? शेप आ गई। थर्ड थिंग डी इज द डिस्टेंस। अगर मैं इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करूंगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब बच्चे कहते हैं कि सर अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। नहीं, क्योंकि चार्ज इसके बीच में स्टोर नहीं हो रहा, चार्ज स्टोर हो रहा है प्लेट्स पर। तो अगर आप डिस्टेंस एक तरीके से बढ़ाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंडक्शन कम होगा। अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इंडक्शन कम होगा, स्टोर करने की कैपेसिटी भी कम होगी। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पर अगर हम जाएं, ओके, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कैपेसिटेंस डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स एंड मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब यहीं पर हम लोग इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख लें, क्योंकि इस चैप्टर में ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होगा। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट A बाई D व्हेन फ्री स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन दी प्लेट्स। अब अगर हम फ्री स्पेस को रिप्लेस करके कोई मीडियम रख दें, सो फॉर एनी अदर मीडियम, तो कैपेसिटेंस हमारी हो जाएगी C जो है वो हो जाएगा एप्सिलॉन A बाई D, वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जो भी आपने मीडियम अंदर रखा है, इंसुलेटिंग या डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो भी होगा वो। ओके, सो यहां पर आप देख सकते हैं C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई D हो गया। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A बाई D था।
फ्री स्पेस के लिए हम सी नॉट यूज करते हैं, मीडियम के लिए हम ज्यादातर सी यूज कर लेते हैं। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, हम लोगों ने पढ़ा है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू होता है कैपिटल के, इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फर्स्ट चैप्टर के थर्ड वीडियो लेक्चर में था कूलम्ब्स लॉ वाले में, C बाय सी नॉट इक्वल्स टू के, सॉरी एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू के। सो एप्सिलॉन यहाँ से क्या आएगा? के एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला आएगा, एक बहुत ध्यान से देखने वाला फॉर्मूला है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी एंड एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हमारा हो जाएगा सी नॉट। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ रहा है, C इज इक्वल टू के टाइम्स सी नॉट। इसको मैं यहां पर भी लिख देता हूं, यहां पर भी लिख देता हूं, C इज इक्वल टू के टाइम्स सी नॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। अगर हम किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में मीडियम चेंज कर दें तो मीडियम चेंज करने से उसकी कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि आपको जो मीडियम रिप्लेस करना है वो पूरा होना चाहिए, मतलब पूरा ऑक्यूपाई करे तब के टाइम्स होगा। अगर पार्शियली आपने कोई मीडियम रखा है तो कैपेसिटेंस के टाइम्स नहीं होगी, इंक्रीज तो हो जाएगी लेकिन के टाइम्स नहीं होगी। वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक की थर्ड या फोर्थ वीडियो लेक्चर में। अगर हम कैपेसिटर के अंदर पार्शियल कोई मीडियम रखें, पूरा ना भरें, उसको पार्शियली फिल करें तो क्या होगा, तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। फिलहाल आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है बेटा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारा होता है जिसमें दो मेटल के कंडक्टर्स को हम पैरेलल रखते हैं। एक शीट पर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी शीट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है इंडक्शन की वजह से। एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, दूसरे की है माइनस सिग्मा। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा एक और रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस ओवर डिस्टेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच का हम ले रहे हैं V। सो V बाई डी आ जाएगा यहाँ पर, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा C का फॉर्मूला आ जाएगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिपेंड करती है एरिया के ऊपर, एरिया ऑफ शीट्स, डिस्टेंस बिटवीन दी शीट्स एंड मीडियम बिटवीन दी शीट्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर बेस्ड कुछ बेसिक न्यूमेरिकल। अभी हम लोग बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे, देन फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक न्यूमेरिकल ऑफ एनसीईआरटी। लेट्स स्टार्ट। सो एनसीईआरटी का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेटा हम लोग देख लेते हैं अभी हम लोगों ने क्या क्या फॉर्मुलेस पढ़े हैं, सो दैट हम लोग उनको अप्लाई कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने चार्ज स्टोर का फॉर्मूला पढ़ा है, Q इक्वल्स टू CV, जिसमें C हमारा कैपेसिटेंस होता है। सेकेंड फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है V इक्वल्स टू, और वी कैन से दैट C इक्वल्स टू Q बाई V, यहीं से आ जाएगा। अब अगर हम स्फेरिकल कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, दिस इज फॉर स्फेरिकल कंडक्टर। एंड एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, दिस इज फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। PP कैपेसिटर हम लिख लेते हैं और इसको हम लिख लेते हैं स्फेरिकल कंडक्टर, नॉट कैपेसिटर। ओके, और एक लास्ट फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम कोई मीडियम फिल कर देते हैं तो फॉर्मूला इन दोनों में ही वैलिड है। कंप्लीटली अगर हम मीडियम फिल कर देते हैं तो ये आ जाता है नई कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाती है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन है बहुत, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है एनसीईआरटी का। उस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये ध्यान रखने हैं ये फॉर्मुलेस हैं और उन्हीं फॉर्मुलेस को हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर है 2.8, जैसे कि आपको वहां पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2.8। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है आपको? क्वेश्चन में आपको गिवन है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर between the in a parallel plate capacitor the air between the plates has plate area आपको गिवन है, कितना गिवन है? 6 into 10 to the power -3 मीटर स्क्वायर। कीप इन माइंड मीटर स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 मिलीमीटर, सो 3 into 10 to the power -3 मीटर। ओके, नाउ कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है कैपेसिटेंस कितना होगा। फ्री स्पेस है, एयर है, फ्री स्पेस दोनों का केस सेम होता है लगभग। व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट। सेकंड पार्ट में आपको निकालना है Q ऑन ईच प्लेट। अगर आपने उसको 100 वोल्ट से कनेक्ट करा है,
पोटेंशियल डिफरेंस आपने 100 वोल्ट का प्रोवाइड करवाया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सॉल्यूशन में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, एरिया इज गिवन 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एंड डी इज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 17.70 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ये कैपेसिटेंस आ गया फेरेड में, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 17.7 पिको फेरेड। ओके, सो ये हमारा कैपेसिटेंस आ गया। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, चार्ज। तो बहुत ही सिंपल है सेकंड पार्ट, Q इज इक्वल टू सी वी। सी आपको पता है 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 100, दैट इज 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम। सो ये हमारा क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था आपको, जो क्वेश्चन में गिवन था आपने सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन भी थोड़ा इजी ही है, बट इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला लगाना क्या है। सेकेंड थिंग, आपको जो आपने पुट करा है सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके पुट करना है। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है 2.5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारा, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस गिवन है वो गिवन है 8 पिको फेरेड। ओके, सेकेंड थिंग आपको क्या गिवन है, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ। अगर हम डिस्टेंस हाफ कर दें और स्पेस जो था, जो फ्री स्पेस था, उसको रिप्लेस करके एक डाइलेक्ट्रिक डाल दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि C की नई वैल्यू क्या होगी इफ डिस्टेंस, जो नया डिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया और K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है। ये दोनों चेंजेस करे हैं हमने। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, देखते हैं C नॉट जो फ्री स्पेस वाला था, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, वो है 8 पिको फेरेड। अब नया कैपेसिटेंस C डैश, लेट्स से जब हमने डिस्टेंस चेंज कर दिया तो अब हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा क्योंकि हमने मीडियम रिप्लेस कर दिया है, तो एप्सिलॉन A बाई डी डैश। नाउ डिस्टेंस इज रिड्यूस टू हाफ एंड एप्सिलॉन की वैल्यू होती है K एप्सिलॉन नॉट A, डी डैश की जो हम रख देंगे D बाई 2, तो ये ऊपर आ जाएगा। तो C की वैल्यू या C डैश की वैल्यू 2K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी हो जाएगी। ये टर्म हमें पता है ऑलरेडी C नॉट है, तो C की वैल्यू हो जाएगी 2K C नॉट। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 इंटू 6 इंटू C नॉट। C नॉट इज गिवन 8 पिको फेरेड, तो ये हमारा आ जाएगा सॉल्व करके लगभग 96 पिको फेरेड। सो ये नई कैपेसिटेंस हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, CBSE एग्जाम की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, जिसमें आपको कहता है कि डिस्टेंस को डबल कर दिया या डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो क्या चेंज होगा, अगर हम मीडियम रिप्लेस कर दें तो क्या चेंज होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करा है, दोनों चीजें चेंज करी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डिस्टेंस भी हाफ कर दिया है और मीडियम भी रिप्लेस कर दिया है, तो दो फैक्टर्स का इफेक्ट आएगा यहाँ पर, एक तो डिस्टेंस का और एक मीडियम का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके बेटा, तो आज की क्लास जो हम लोगों ने करी है, जो वीडियो लेक्चर डेवलप करा है, इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कवर करा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का बेस रखा है। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था कैपेसिटेंस या कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज और एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करती है। उस चार्ज और एनर्जी को स्टोर करने के बाद वो एक्सटर्नल डिवाइस को, जिसको भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, चार्ज या एनर्जी को एक साथ सप्लाई करती है ताकि वो एक बार स्टार्ट करे। सेकेंड थिंग हम लोगों ने ये पढ़ा कि कैपेसिटेंस क्या होता है। कोई भी कंडक्टर अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज इन इट, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर हम लोगों ने पढ़ा। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर हम किसी पॉजिटिव प्लेट के पास एक अनचार्ज कंडक्टर लाते हैं तो उस पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल
रिड्यूस हो जाता है अगर हम उस प्लेट को, अनचार्ज प्लेट को ग्राउंड से कनेक्ट कर दें। अब पोटेंशियल रिड्यूस हो गया तो इसका मतलब उसके अंदर चार्ज और हम दे सकते हैं, उसका पोटेंशियल और बढ़ा सकते हैं। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वहां पर एक टर्म आती है, कांस्टेंट आता है C, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट हम लोगों ने आज पढ़ी, फैराड होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है डायमेंशंस और शेप ऑफ द कंडक्टर जिसके अंदर चार्ज स्टोर हो रहा है, और मीडियम के ऊपर। फिर हम लोगों ने स्फेरिकल कैपेसिटर की, कंडक्टर की एक डेरिवेशन पढ़ी कि स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होती है, वो होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। देन हम लोगों ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास में जो कवर करा है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें दो प्लेट्स होती हैं, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी प्लेट पर इंडक्शन की वजह से उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके दो फॉर्मूले हैं। एक तो फॉर्मूला हम लोगों ने गॉस थ्योरम से पढ़ा था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, और एक हम लोगों ने इसी चैप्टर की लास्ट या सेकंड लास्ट क्लास में पढ़ा था, V बाई डी, पोटेंशियल डिफरेंस बाई डिस्टेंस। उससे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालते थे और वो आता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अगर प्लेट्स के बीच में फ्री स्पेस है, अगर फ्री स्पेस को रिप्लेस करके हम कोई मीडियम रख दें तो वो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, K टाइम्स हो जाती है। तो आज की क्लास हमने ये करी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेटा करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जैसे हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, वैसा सा ही टॉपिक है, सिमिलर सा ही टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे लेकिन हमारा कंसेप्ट लगभग सेम है। तो आप नेक्स्ट क्लास जरूर अटेंड करना, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो हम लोग कवर करेंगे वो एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है सीरीज पैरेलल के ऊपर बेस्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और पढ़ते रहिए, फिजिक्स रेगुलर पढ़िए, रेगुलर रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच, बाय।